नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश विशेष में। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि कल महाराजगंज के दौरे पर जाने वाले हैं। आपको बता दें कि लखनऊ से खबर आ रही है, जहां पर कल महाराजगंज जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। महाराजगंज को देंगे कई परियोजनाओं की सौगात, कई परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। चौक में जनसभा को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराजगंज का दौरा करेंगे, जहां कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। वहीं चौक में जनसभा को भी संबोधित करेंगे, कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। चौक में जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि कल मुख्यमंत्री का महाराजगंज दौरा है और इस दौरे के मद्देनजर महाराजगंज को कई परियोजनाओं की सौगात देंगे, साथ ही लोकार्पण और शिलान्यास भी होगा। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि चौक में जनसभा को संबोधित भी करेंगे मुख्यमंत्री। तो चौक में जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कल महाराजगंज का दौरा करेंगे और इस दौरे के दौरान कई परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एक बार आपको फिर से बता दें, चौक में जनसभा को संबोधित भी करेंगे मुख्यमंत्री। आगे बढ़ते हैं। यूपी आएगा माफिया मुख्तार अंसारी। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार को वापस यूपी भेजने का आदेश दिया है। 2 हफ्ते के अंदर मुख्तार अंसारी यूपी सरकार को सौंपने का आदेश दिया गया है। स्पेशल कोर्ट तय करेगी कि किस जेल में रहेगा मुख्तार अंसारी। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज निर्देश दिया है कि मुख्तार अंसारी को वापस यूपी भेजा जाए, 2 सप्ताह के भीतर उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपा जाए। और इसके बाद ये तय होगा कि आखिरकार मुख्तार अंसारी को किस जेल में रखा जाएगा। पंजाब में इस वक्त मुख्तार अंसारी हैं और पंजाब की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो दलीलें दी, कहीं ना कहीं वो दलील बहुत ही कमज़ोर थी और स्वास्थ्य का जो हवाला दिया जा रहा था, सीधे सीधे उस दलील को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया है कि मुख्तार अंसारी को 2 सप्ताह के भीतर उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपा जाए। पंजाब की जेल में खूब चांदनी रातें गुजारी, अब पड़ेगी यूपी के जेल की मार करारी। मुख्तार अंसारी, देखना है क्या अब झेल पाएगा अंसारी। अब क्या करेगी कांग्रेस बेचारी। तो आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी 2 सप्ताह के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार के हवाले होंगे, यानी इस वक्त पंजाब में हैं और कई दिनों से मुख्तार अंसारी को लेकर लगातार और मुख्तार अंसारी की क्राइम हिस्ट्री 2009 में बड़े ठेकेदार अजय प्रकाश की हत्या का आरोप मुख्तार अंसारी पर। हत्या में AK-47 से सरेआम मारी गई थी गोलियां। कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं मुख्तार अंसारी पर। वारदात के चश्मदीद मुनीम राम सिंह मौर्य का भी कत्ल किया गया। मऊ के दक्षिण टोला में डबल मर्डर का भी केस दर्ज है मुख्तार अंसारी पर। वाराणसी में कांग्रेस नेता अजय राय के भाई का कत्ल किया गया। आजमगढ़ तखा थाने में हत्या और साजिश का भी केस दर्ज है। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में हत्या और साजिश का भी केस है। तो हम आपको बता रहे हैं मुख्तार अंसारी के क्राइम हिस्ट्री। गाजीपुर में फर्जी तरह से शस्त्र लाइसेंस लेने का भी मामला दर्ज है मुख्तार अंसारी पर। वाराणसी के भेलुपुर में दहशतगर्दी के लिए धमकाने का भी मामला दर्ज है। तो गाजीपुर कोतवाली में भी गैंगस्टर का पहला मामला यानी कि मामला वहां पर दर्ज किया गया है। यानी आपराधिक रिकॉर्ड की अगर बात कर ली जाए, मुख्तार अंसारी पर कई ऐसे आपराधिक मामले दर्ज हैं। और खबर यह भी है कि उत्तर प्रदेश यानी कि जिस तरीके से सुनवाई चल रही है, तो हो सकता है कि मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा हो। मऊ के दक्षिण टोला थाने में भी गैंगस्टर का मामला दर्ज है। 1995 में मुख्तार अंसारी ने राजनीतिक गलियारे में कदम रखा था। 1996 में मुख्तार को पहली बार विधानसभा चुनाव में जीत मिली थी। और ये राजनीतिक सफर के बारे में हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। पूर्वांचल में राजनीति के साथ साथ अपराध में सिक्का जमाया मुख्तार अंसारी ने। 1996 से अब तक मऊ से मुख्तार अंसारी 5 बार विधायक रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए मुख्तार ने मुस्लिम वोट का सहारा लिया। मुख्तार ने हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करने में महारत हासिल की है।
2005 दंगे के बाद लोगों को हिंसा के लिए उकसाने का भी आरोप है मुख्तार अंसारी पर। 2007 में मुख्तार और उनके भाई अफजल बीएसपी में शामिल हुए। जेल में रहते बीएसपी की टिकट पर वाराणसी से 2009 में चुनाव लड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोनभद्र में जिला अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ की दबंगई देखने को मिली है। मरीज के तीमरदार से डॉक्टर और स्टाफ ने मारपीट की है। रिश्तेदार का इलाज कराने पहुंचे थे पीड़ित दंपति। पीड़ित ने डॉक्टर स्टाफ पर परेशान करने का आरोप भी लगाया है। मामले में सीएमएस ने डॉक्टर और स्टाफ का बचाव किया है। पहले पीड़ित ने डॉक्टर पर छोड़ा हाथ। सीएमएस ने यह कहा है। डॉक्टर अनुराग वर्मा को सीएमएस ने बताया अच्छे स्वभाव का व्यक्ति। तो एक बार आपको फिर से बता दें, सोनभद्र से खबर है और खबर यह है कि एक मरीज के साथ गलत व्यवहार किया गया है। जिला अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ की दबंगई देखने को मिली है। मरीज के तीमरदार से डॉक्टर और स्टाफ ने मारपीट की है। रिश्तेदार का इलाज कराने पीड़ित दंपति वहां पर पहुंचे थे, लेकिन मारपीट हुई है। कहाँ गई थी? वहाँ गए थे दवा लेने, तो वो बोले कि बार बार तुम लोग आ रहे हो, इसमें नहीं मिलेगा उसमें जाओ। जो हम लोग उस तरफ जा रहे हैं तो उधर के आदमी इधर भेज रहे हैं। तो हम लोग बोले कि हम लोग चूतियाँ हैं, बार बार सर क्यों दौड़ा रहे हैं, हमारा मरीज इतना मतलब जख्मी हालत में है, उसको दवा हम लोग कराना है। तो वो बाहर निकल के लगा मारने, बाहर आके मारा है डॉक्टर और पूरा डॉक्टर लोग मिल के मारे। कहाँ की रहने वाली हैं आप? हम लोग किसको मारे हैं? हमको भी, इनको भी, जो जितनी औरत है सबको भी चोट लगा है छुड़ाने में। हमारे पास बस यही साथ में आए हैं हमारे आदमी। और मैं क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं, हम लोग ये चाहते हैं सर कि ऐसा ही होता है हॉस्पिटल। बारे में मैंने मरीज से भी बात किया और डॉक्टर अनुराग जो ईएनटी सर्जन है उनसे भी बात किया। और मरीज़ ने तो आरोप लगाया कि डॉक्टर साहब ने हाथापाई की, लेकिन डॉक्टर साहब से भी जो जानकारी सही दी उसमें डॉक्टर साहब ने 2-3 बार देखा और ब्लड प्रेशर शुगर नापवाने के लिए भेजा और ब्लड प्रेशर एलसीडी में जाकर वो अपना चेकअप करा कर आया। और इसके बाद उसने जो है फिर अब शब्दों का इस्तेमाल किया। डॉक्टर साहब ने उससे कहा कि भाई बाहर जाओ, उसने हाथ पहले छोड़ दिया। डॉक्टर साहब के ऊपर हमला किया तो डॉक्टर साहब ने भी जो कुछ हल्का फुल्का हाथापाई हुई है तो वो आकस्मिक रूप से हो गई है। और डॉक्टर साहब का वैसे ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था, क्योंकि पेशेंट तो इलाज के लिए आता है। हर डॉक्टर संवेदनशील होता है कि वो मरीज की पूरा भलाई करे, अच्छे से इलाज करे। डॉक्टर साहब भी स्वाभाविक रूप से ठीक हैं। बारे में मैंने तो मामला सोनभद्र का है, जहां पर जिला अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ की दबंगई देखने को मिली है। सीएमएस बचाव जरूर करते हुए नजर आए डॉक्टरों का, लेकिन डॉक्टर ने मारपीट की है पीड़ित के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद के लोनी में बीजेपी के जिला महामंत्री ने लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर पर फायरिंग और उनके समर्थकों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच में जुट गई है। वहीं विधायक नंद किशोर गुर्जर ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। इस मामले में सीओ अतुल कुमार सोनकर ने बताया कि जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो विधायक नंद किशोर गुर्जर ने आरोप बेबुनियाद बताया है। मामले में जांच के बाद ही कार्रवाई होगी, सीओ ने कहा है। तो गाजियाबाद से खबर है, जहां जिला महामंत्री का लोनी विधायक पर गंभीर आरोप, मारपीट करने का आरोप लगा है। फायरिंग और मारपीट का जिला महामंत्री ने विधायक पर आरोप लगाया है। राजेंद्र वाल्मीकि ने नंद किशोर गुर्जर के खिलाफ तहरीर दी है। विधायक नंद किशोर गुर्जर ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है। जब उनसे बातचीत की गई तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, गाजियाबाद की तस्वीर है, जहां हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय सत्यदेव जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष भी हमारे अगरौला गांव में बूथ के कार्यक्रम में, जो हमारा पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है घर घर जाने का, संपर्क अभियान का, उस कार्यक्रम में आए थे।
कार्यक्रम बड़ा ऐतिहासिक रहा, स्वागत का भी हज़ारों लोगों ने स्वागत किया और वहाँ भी गाँव में अध्यक्ष जी पहली बार आए तो बहुत ज़बरदस्त स्वागत किया। और अचानक से प्रशासन द्वारा सूचना आई कि आचार संहिता लगी है, तो अध्यक्ष जी जो एक कार्यक्रम करके दूसरे बूथ पे गए, वहाँ भी कार्यक्रम को उन्होंने कहा आचार संहिता लगी है और नमस्ते करके वहाँ से वो लौट रहे थे। तो हमारे पार्टी के एक नेता ने कहा जी वहाँ स्वागत का कार्यक्रम है, तो अध्यक्ष जी ने कहा कि मैं कभी फिर आ जाऊँगा, मैंने बागपत के प्रोग्राम भी कैंसिल कर दिया और आचार संहिता। जैसे हम वहाँ पे खड़े थे मंडोला में बस स्टैंड के पास में, तो वहाँ पे हम रोड पर खड़े हुए थे और इधर मंच पे हमारे जो बड़े बुजुर्ग वहाँ इंतज़ार कर रहे थे, तो उनका स्वागत समारोह चल रहा था। इतने में विधायक जी की गाड़ियाँ आती हैं स्कूटर चलाती हुई, और आते ही विधायक जी वहाँ उतरते हैं और जो उनके गनर हैं वो सबको धकेलते हुए आगे की तरफ चलते हैं। तो जब हम उनका रोकने की कोशिश करते हैं तो उसके बावजूद वो उनके गनर हमारे पे ये हथियारों से और मतलब बटों से वार करते हैं और हमें वहाँ से हटाने की कोशिश करते हैं। ये चोटें आपको उसी घटनाक्रम में आई है। ये मेरे हाथ में चोट लगी है, मेरी उंगली कटी हुई है यहाँ से और मेरे हाथ में चोट लगी है। और की बट से हाथ नहीं कट सकता, हाथ कैसे कट? नहीं, हाथ कोई धारदार हथियार था उनके पास में। बंदूक की बट तो भाई साहब इनके लगी हुई है, नहीं मेरे हाथ में धारदार हथियार। ये देखिए चारों तरफ उंगली यहाँ से कटी हुई है मेरी। जो है मंडोला बस स्टैंड पे कार्यक्रम था, प्रदेश अध्यक्ष स्वागत कार्यक्रम था, तो उस कार्यक्रम के लिए मंडोला से सभी निवासी वहाँ पे खड़े हुए थे और पार्टी के होने के नाते हमारा वहाँ पे पार्टी का कार्यक्रम लगाया गया था। वहाँ पे गए थे स्वागत के लिए, कुछ लोग वहाँ लगाए थे DLF चौकी की पुस्ता चौकी पे, कुछ लगाए थे वहाँ पे। तो उसके बाद में जैसे प्रदेश अध्यक्ष किन्हीं कारणों से नहीं आ पाए वहाँ पे, तो वहाँ पे थोड़ा सा लोगों में आक्रोश हो गया, तो कुछ मतलब बात हुई, फिर इस तरह से चलते हैं तो वहाँ पे विधायक जी आकर मंच पर चढ़ने की कोशिश करने लगे। तो मंच पर चढ़ने के साथ में 5-6 गाड़ियाँ आई, गाड़ियों में बहुत सारे लोग आए और धक्का मुक्की शुरू कर दी। उसमें आपस में उन्होंने चोट वोट लगी, हमारे भी पता नहीं किस चीज़ से उन्होंने वार कराया और ये मेरे चोट लगी हुई है, भैया के चोट लगी है, हमारे 4-5 लोगों के बहुत चोटें आई हैं। मतलब विरोध ये था कि भाई हमारे यहाँ पे जो बड़ा कार्यकर्ता नहीं आया पार्टी का, तो उन्होंने इस तरह से पार्टी का विरोध किया कि भाई हमें सुबह से बिठा रखा, क्यों नहीं आया। ये था हमारा स्वागत था। हम सभी कार्यकर्ता लोग वहाँ पे इकट्ठे थे। प्रदेश अध्यक्ष आने थे, किसी वजह से नहीं आ पाए। गांव के सभी बड़े बुजुर्ग सब थे, तो सब लोग कहने लगे कि यहाँ पे नहीं आ पाए, तो फिर जाने लगे। तो नंद किशोर गुर्जर इतने में विधायक हैं लोनी से, सब वहाँ पे पहुँच गए। ऐसे ही पहुँचते सभी एकदम बीच में घुसने लगे, मारा। तो यहाँ मेरे प्राइवेट गनर था, ब्लैक सफारी सूट पहना हुआ था, उसने राइफल से बट मारी मेरे, मैं दूर जाके गिर गया। इतने में सभी लोगों ने विधायक को विरोध करना शुरू करा। फिर क्या नाम है, विधायक ने इनके हाथ में इन्हें चोटिल किया, फायरिंग करी। तो एक बार आपको फिर से बता दें, गाजियाबाद के लोनी में बीजेपी के जिला महामंत्री ने लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर पर फायरिंग और उनके समर्थकों के साथ मारपीट का आरोप लगाया, यानी कि उनके समर्थकों पर मारपीट का आरोप लगाया है और इसके लिए तहरीर भी दी है। फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच में जुट गई है, लेकिन विधायक ने सीधे सीधे कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। दरअसल मामला ये है कि वहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें प्रदेश अध्यक्ष पहुंचने वाले थे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, और उसी दौरान जब वहां पर विधायक जी पहुंचे तो वहां समर्थकों के साथ धक्का मुक्की हो गई। आगे बढ़ते हैं, सिद्धार्थनगर से खबर है जहां पर लोटना थाना क्षेत्र के, आपको बता दें सिद्धार्थनगर से खबर आ रही है जहां पर लोटना थाना क्षेत्र का यह मामला है। भारत नेपाल सीमा के पास से पुलिस ने एक चरस तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बता दें कि पुलिस ने गश्त के दौरान युवक को गिरफ्तार किया। मौके से युवक के पास से 10 किलो 740 ग्राम चरस बरामद किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चरस बरामद, यानी कि जो बरामद किए गए हैं चरस, उसकी कीमत 1 करोड़ 20 लाख रुपए बताई जा रही है। युवक के खिलाफ पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत लोटना थाने में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा है। वहीं इस सराहनीय कार्य के लिए पुलिस अधीक्षक राम अभिलाष त्रिपाठी ने पुलिस टीम को 10,000 रुपये नकद से पुरस्कृत भी किया है। ये अभियुक्त है गिर बहादुर पुत्र बहादुर, निवासी सूर्यपुरा गढ़वा, गांव जिला रूपनदेही, राष्ट्र नेपाल का है। ये काफ़ी समय से हमारे जो CO सदर हैं राणा महेंद्र चौहान, इनको सूचना मिल रही थी कि बॉर्डर पे इस तरह की तस्करी हो रही है, तो इनके द्वारा लोटन पुलिस को सतर्क किया गया था। आज ये इनको गिरफ्तारी करने में सफलता प्राप्त हुई है। अभियुक्त के पास से 10.740 किलोग्राम चरस बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1 करोड़ 20 लाख है।
ये एक शातिर अपराधी है जो लगभग 7 वर्ष से इस अपराध में लिप्त था और इसको हम लोग अभी ट्रैक कर रहे हैं। ये नेपाल से चरस ला करके कहाँ कहाँ सप्लाई करता था, किस रास्ते से आता जाता था, कौन कौन लोग इसके मददगार हैं, ये पूरा डोजियर हम लोग तैयार कर रहे हैं और लगातार इसके ऊपर नज़र रखी जाएगी। इस तरह के अपराध करने वाले सभी व्यक्ति। गाजियाबाद नगर निगम के अफसरों पर लगा है भ्रष्टाचार का नया आरोप। आपको बता दें कि एक टेंडर को लेकर चहेती कंपनी को फायदा पहुंचाने का यह मामला अब हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। टेंडर खुलना कल है, लेकिन टेंडर खुलने से पहले ही विवाद गहराता जा रहा है। देखिए यह रिपोर्ट। भ्रष्टाचार का गढ़ बना गाजियाबाद नगर निगम। चहेती कंपनी को फायदा पहुंचा रहे हैं अफसर। एक ही काम के लिए 3-3 बार टेंडर क्यों? गाजियाबाद नगर निगम अफसरों पर लगा है गंभीर आरोप है चहेती कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर की शर्तों को बदलने का, दूसरी कंपनियों को वक्त से सूचना न देने का। मामला है डिजिटल होर्डिंग के टेंडर का। 15,000 वर्ग मीटर में लगनी है डिजिटल होर्डिंग। 16 फरवरी 2021 को पहली बार टेंडर आया। 14 मार्च तक सिर्फ 2 कंपनियों ने आवेदन किया। सिर्फ 2 कंपनियों की वजह से टेंडर निरस्त कर दिया गया। 15 मार्च को शर्त बदलकर दोबारा से टेंडर लाए गए। शर्तें बदलने के बाद इसी मामले पर कुछ कंपनियों को ऐतराज है। टेंडर में शामिल होने की इच्छुक कुछ कंपनियों का आरोप है कि गाजियाबाद नगर निगम ने बार बार टेंडर बदली। निर्धारित 21 दिन का वक्त कंपनियों को नहीं दिया गया। आवेदन करने वाली कंपनियों को वक्त रहते जानकारी नहीं दी गई। चहेती कंपनी को ही टेंडर मिले, इसलिए शर्तें बदल दी गई। नागपुर की साइन पोस्ट कंपनी को फायदा पहुंचाने का आरोप लग रहा है। आपत्तियों के बाद 21 मार्च को एक शुद्धि पत्र जारी, लेकिन बाकी शर्तें वही पुरानी रही। टेक्निकल बिड खुलने पर पेपर्स अपलोड नहीं होने से 2 कंपनियां रिजेक्ट हो गईं। कुछ कंपनियों की दलील है कि तकनीकी खामियों से पेपर अपलोड नहीं हुए। नगर निगम की कार्यशैली पर आरोप सिर्फ निविदा में शामिल होने के इच्छुक कंपनियां नहीं लगा रही। बीजेपी के कई पार्षदों ने भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी पार्षदों का आरोप है कि कार्यकारिणी से टेंडर की अनुमति नहीं ली गई। टेंडर का प्रस्ताव बोर्ड में पास नहीं कराया गया। 15 साल के लिए विज्ञापन का ठेका बीओटी बेसिस पर दिया जा रहा है। नगर आयुक्त ने कार्यकारिणी से पूछना तक मुनासिब नहीं समझा। हालांकि अभी तक टेंडर खुल नहीं पाया है और टेंडर को लेकर विवाद शुरू हो गया। मामले में समाज सेवी सुशील राघव ने पीआईएल दाखिल की है, जिसकी सुनवाई जल्दी हाईकोर्ट में होने की उम्मीद है। न्यूज़ 1 इंडिया सरकार और अपने दर्शकों को नगर निगम की ये सच्चाई दिखा रहा है, लेकिन ये पहला टेंडर है जो 3 बार आया। तीनों ही बार उसकी शर्तें चेंज हो गई। खास बात यह कि जो भी कंपनियां इसमें आवेदन कर रही थी, उन्हें वक्त रहते चेंजिंग के बारे में बताया नहीं गया। मामले ने तुल पकड़ा तो अब नगर आयुक्त खुद को और पूरी प्रक्रिया को पाक साफ बता रहे हैं। नगर आयुक्त महेंद्र तंवर का कहना है कि टेंडर प्रक्रिया में सभी नियमों का पालन किया गया है। किसी भी तरीके से नियमों की अनदेखी नहीं की गई है। कई कंपनियां इसमें भाग ले सके, इसलिए टेंडर की तारीख बढ़ाई गई थी। गाजियाबाद नगर निगम में छोड़े गए डिजिटल मीडिया और यूनिपोल के टेंडर के मामले में विवाद बढ़ता जा रहा है। एक आरटीआई कार्यकर्ता ने गाजियाबाद नगर आयुक्त के ऊपर जो अनियमितताएं हैं उनका आरोप लगाया है और कहा है कि इस पूरे टेंडर में निगम अपने ही नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है। सबसे पहली बात कि जो निगम है उसने 15 वर्षों के लिए इस टेंडर को दिया गया, जबकि वो नहीं हो सकता। साथ ही जो हाईवे हैं उनके किनारे यूनिपोल की लोकेशन दिखाई गई हैं, जो कि नियमों के मुताबिक ठीक नहीं है। साथ ही 11 कंपनियां फिलहाल गाजियाबाद नगर निगम में काम कर रही हैं और ऐसे में और कंपनियां आएंगी और कंपनियों को खास फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये सारी की सारी जो एक्सरसाइज है वो की जा रही है। तो पहले से ही जो कंपनियां रनिंग है गाजियाबाद नगर निगम के अंदर, उसके अलावा और कंपनियां आएंगी तो एक जाल जो है यूनिपोल का वो बढ़ेगा और साथ ही जो एक प्रतिस्पर्धा है उसको लेकर के काफ़ी जो स्थिति है, असमंजस की स्थिति है वो पैदा होगी। साथ ही जो टेंडर में जो नियम व शर्तें हैं वो चेंज किए गए, जो कि चेंज नहीं होने चाहिए थे और ख़ास कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए नगर निगम ने इस तरीके की जो शर्तें हैं वो बदली हैं। वहीं नगर निगम का कहना है कि टेंडर बनाने में और टेंडर निकालने में किसी भी तरह की नियमों की अनदेखी नहीं की गई है और जो भी किया गया है वो नियमों के मुताबिक किया गया है। नगर आयुक्त बेशक सफाई दे रहे हैं, लेकिन खुद सत्ताधारी बीजेपी के पार्षद
इसे डिजिटल होर्डिंग टेंडर घोटाला बता रहे हैं। पूरा नगर निगम सख्ते में है। मामले के हाईकोर्ट तक पहुंचने से अब ये आरोप और गंभीर नजर आते हैं। यादराम भारती, गाजियाबाद, न्यूज़ 1 इंडिया। खबर शामली से, जहां भारत बंद के समर्थन में किसान यूनियन का चक्का जाम रहा। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने दिल्ली यमुनोत्री हाईवे को जाम किया। कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी शामली को अपना ज्ञापन सौंपा। तो आज किसान संगठनों की तरफ से चक्का जाम का ऐलान किया गया था और शामली की तस्वीर है जहां पर सैकड़ों की तादाद में किसान कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम किया। काफी देर तक वहां पर विरोध प्रदर्शन चलता रहा। चक्का जाम का जो मामला है जी, ये सबको बता के देशव्यापी आंदोलन किसानों का जो है चला हुआ है। दिल्ली के 4 बॉर्डरों पे 5 बॉर्डरों पे किसान जो है विभिन्न प्रदेशों का जो है पूरे देश का वहाँ पड़ा हुआ है और उसमें 250 से ज़्यादा लोग हमारे किसान भाई वहाँ शहीद हो चुके हैं। हाँ, सरकार को लगता होगा राजनीतिक हो गया, क्योंकि जब हमने भी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की चुनी थी, वोट दिया था हमने भी, हम भी उनके समर्थक बने थे और हर किसान मजदूर मतदाता है। किसान मोर्चा का हमारे पर भारतीय किसान यूनियन ने भी अपना जाम के लिए मोर्चा खोल दिया है। इसी कानून को लेकर आज गुरुद्वारा तिराहे पर उन्होंने जाम लगाया। देखिए इतने किसान अपना घर बाहर छोड़ करके धरने पर बैठे हैं। यही उम्मीद है इनको कि किसी तरह से 3 कानून रद्द हो। मैं शामली से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए अमित। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।